नमस्कार। कॉफ़ी विद मेंटर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कॉफ़ी विद मेंटर्स में हम हमेशा बात करते हैं समाज के ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित लोगों से जो इस समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, युवा को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो समाज के लिए एक मिसाल कायम कर सकें। आज मेरे साथ हैं नाबार्ड के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर श्री रमेश। नमस्कार मैडम। नाबार्ड एक बैंक नहीं है बल्कि देश की ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने का एक मिशन है जो ग्रामीणों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यरत है। हाल ही में नाबार्ड ने अभी अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह उपस्थित थे, जिसमें उन्होंने नाबार्ड को देश की रीढ़ की हड्डी के नाम से संबोधित किया। उसी नाबार्ड के बारे में आइए बात करते हैं रमेश जी तांबिया से कि आखिर नाबार्ड है क्या। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि नाबार्ड क्या है, क्योंकि लोगों को नाबार्ड की केवल एक फुल फॉर्म के अलावा कुछ भी नाबार्ड के विषय में जानकारी नहीं होती है। देखिए मैडम, सबसे पहले तो जो आपने याद दिलाया मुझे, या यूँ समझिए कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमारे 42वें स्थापना दिवस पर जो शब्द कहे थे वो इतने सटीक शब्द हैं कि वास्तव में आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए कोई सबसे पहली संस्था है तो वो नाबार्ड है। रही बात नाबार्ड के एलोब्रेशन की या इसके शब्दों को पूरा जानने की, 1982 से 12 जुलाई 1982 से ग्रामीण विकास के लिए गहन रूप से कार्य करते हुए जो संस्था एक एकल संस्था है, उसका नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ये वो संस्था है जिसने गरीब से गरीब आदमी के लिए भी, मध्यम वर्ग के लिए भी और कृषि से जुड़े हुए व्यापारिक लोगों के लिए भी बेहतरीन सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया है। साथ ही साथ 1996 से ग्रामीण विकास के लिए ऐसे कार्य जिनके लिए बजटरी प्रोविजन तो होता है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गैप रह जाता है फाइनेंशियली, उनको पूरा करने के लिए भी RIDF के अंतर्गत पैसा उपलब्ध कराया जाता है, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कि किन्हीं गाँवों को शहरों से जोड़ने के लिए सड़क की आवश्यकता है, वहाँ सड़क निर्माण के लिए RIDF के अंतर्गत पैसा उपलब्ध कराया जाता है। जहाँ पर वेटरनरी सेंटर, पशुधन को उचित उपचार मिले उसके लिए, पशुधन के लिए वेटरनरी सेंटर की उपलब्धता के लिए RIDF के अंतर्गत पैसा उपलब्ध कराया जाता है। अगर किसी गांव में चिकित्सा सुविधाएं मानवीय रूप से नहीं है, या ऐसा समझिए कि CSC PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सेंट्रलाइज सेंटर की अगर आवश्यकता है, उनके लिए भी। इन सब कार्यों के अलावा जो हमारे कृषि से जुड़े हुए किसान हैं, उनको उनकी ज़मीन पर जो पैसा मिले समय पर, उनको किसी से अनचाहे ब्याज पर पैसा न लेना पड़े, उस उपयोगिता को पूरा करने के लिए KCC एक सबसे सरल और सुगम माध्यम है। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह, यानी कि वो बहनें जो आज तक घर की दहलीज के बाहर भी नहीं निकली हैं। व्यापार के लिए काम करना या अपने लिए काम करना तो बहुत दूर की बात है, उनको घर की दहलीज के बाहर लाना, एकजुट होना, पैसा इकट्ठा करके बैंक की दहलीज के अंदर पहुंचकर संस्थाओं के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाना, देर ब्याज पर अनुदान के रूप में ब्याज अनुदान देना। इसके अलावा सरकार की वो सब योजनाएं जो कि सीधे रूप से महिलाओं से, किसानों से और ग्रामीण से जुड़ी हैं, उन सभी कार्यों को अधिक से अधिक लोकप्रिय रूप से उन तक पहुंचाने का काम नाबार्ड कर रहा है। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नाबार्ड के जो कार्य होते हैं, इसमें अभी जैसे आपने कहा केंद्र की भूमिका होती है, केंद्र सरकार की भूमिका होती है और ग्रामीणों के और महिलाओं के विकासार्थ ये कार्य करता है, तो इसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है या राज्य सरकार इससे सीधे सीधे किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? अगर हम सीधे उसकी बात करें धारणा की, तो राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों सरकारें चाहती हैं कि वास्तव में वो लोग, अनछुए लोग जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ समय से मिलना चाहिए था और आज तक उन योजनाओं को वो लाभ नहीं ले सकें, उन योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार भी प्रकाशन का माध्यम लेती है और भारत सरकार भी प्रकाशन का माध्यम लेती है। लेकिन हर आदमी प्रकाशन के माध्यम से चीज़ों को समझे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए राज्य सरकार ने भी ऐसे बहुत सारे विभाग बनाए हैं जो सरकार की योजनाओं को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाते हैं। उसी की एक कड़ी में अगर आप देखेंगे तो स्वयं सहायता समूह के लिए राजीविका, राजस्थान में एक संस्थान है जो कि सुदूर ग्रामीण महिला बैठी, जो आखिरी महिला है, वहाँ तक उस योजना का लाभ पहुँच सके।
ठीक इसी तरह भारत सरकार उनकी नोडल एजेंसी के रूप में नाबार्ड काम करता है, जो कि स्वयं सहायता समूह के विकास के लिए, किसानों के लिए जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के रूप में काम करने के लिए, साथ ही साथ बैंकों को अग्रसित करते हैं कि सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाएं। राज्य सरकार की जो भूमिका की आपने बताया, जैसे राजीविका के माध्यम से राज्य सरकार जो है वो अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। सर, मैंने ये देखा है कि राजस्थान में महिलाओं की स्थिति कुछ अधिक जो है वो अच्छी नहीं है, या हम कहीं पर देखें जो रूरल एरिया में महिलाएं बैठी हैं उनको आत्मनिर्भरता उतनी अधिक नहीं है। जैसे हम अगर नॉर्थ ईस्ट के गांव देखते हैं या सुदूर उस साइड के गांव देखते हैं तो वहाँ पे महिलाओं की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हालांकि आपका सवाल सटीक तो है, लेकिन मैं आपकी बात से 100% सहमत नहीं हूँ जी, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट में हमसे, मतलब राजस्थान से जी, ज़्यादा अच्छी महिलाएं तरक्की कर रही हैं, आत्मनिर्भर है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वास्तव में अगर आप राजस्थान में देखेंगे, भले ही हमारी महिलाएं थोड़ी कम पढ़ी लिखी हैं लेकिन आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर पूरी तरह से पुरुष काम कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी के साथ वाली गतिविधियां देखेंगे, पशुधन है या दूसरे जो काम है सारे, वो हमारी महिलाएं उनको संभालती हैं। और अगर आपने आज ही देखा हो तो हमारे भारत सरकार ने भी ये कहा है कि पशुधन के साथ साथ मिल्किंग प्रोडक्ट्स को बढ़ाने में जो महिलाओं का योगदान है वो आज भी अपूर्णीय है। तो मैं ये सहमत होकर मानता हूँ कि राजस्थान की महिलाएं और दूसरे राज्यों के बजाय ज़्यादा आत्मनिर्भर हैं। तो सर, आप लोग स्वयं सहायता समूह के साथ बहुत सारे कार्य करते हैं। जो एक आपसे मेरी इनफॉर्मल टॉक भी पहले हुई, उसमें अपन ने ये बात की कि सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह के लिए भी महिलाओं को आपने जोड़ा है, तो उसको जोड़ने का क्या तरीका रहता है और किस प्रकार महिलाएं उससे आपसे जुड़ सकती हैं? सामान्य रूप से सबसे पहले तो हम गाँवों को चिन्हित करते हैं, या ये माना जाता है कि ऐसे गाँव जो अभी विकास की दौड़ में थोड़ा पीछे हैं जी, उन गाँवों को चुना जाता है। उन गाँवों की भी उन परिवारों को चुना जाता है जो परिवार अभी तक सामान्य दर्जे के जीवन से थोड़ा सा पीछे हैं। जी, थोड़ा सा पीछे रहने का मतलब है कि उनके परिवार के सदस्य इतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं कि परिवार में समृद्धि पूर्ण जीवन जी सकें। इसके लिए उन महिलाओं को एकत्र किया जाता है। सामान्य रूप से 10 महिलाओं से लेकर 20 महिलाओं के समूह को स्वयं सहायता समूह के रूप में कहा जाता है, और एक ये अनरजिस्टर्ड इनफॉर्मल सिस्टम है। जी, वो 10 से लेकर 20 बहनें हर 10 से 15 दिन में एक बैठक अपने साथ आयोजित करती हैं और कोशिश करती हैं कि एक ही समान अवधारणा और एक ही लक्ष्य को लेकर वो बहनें कार्य करने का संकल्प लें। जी, उस संकल्प का सबसे पहली शुरुआत होती है कि आपके अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद जो थोड़ा बहुत अंश पैसे का बचता है, उस पैसे को अंश को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके बड़ा किया जाए। जैसे कि सामान्य रूप से आप जानते हैं कि जब समुद्र से एक बूंद निकलती है तो समुद्र को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक एक बूंद इकट्ठी जहाँ पर होती है उस जगह को फर्क पड़ता है। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मुझे रामायण की वो वाली एक इंस्टांस याद आ रहा है जिसमें एक वो छोटी सी गिलहरी है और वो समुद्र से जितना पानी है वो लेकर आ रही है और वो कह रही है कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी। तो वो धीरे धीरे करते शायद महिलाएं अगर इस दिशा में कार्य करेंगी तो उनके लिए कुछ ज़्यादा संभावनाएं जो है वो डेवलप हो सकेंगी। तो सर, नाबार्ड कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इसमें महिलाओं के लिए चला रहा है? जैसे कुटीर उद्योग टाइप भी वो चलाती हैं, जो घर में जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं मतलब इसी दिशा में ले जाना चाह रहा था, मेरा लक्ष्य भी था ये। जी, वास्तव में तो आपने देखा होगा बीकानेर की जो कशीदाकारी है जी, वो सिर्फ बीकानेर नहीं, भारत में और भारत के बाहर भी जी, एक अग्रणी स्थान रखती है। उस अग्रणी स्थान को परंपरागत रूप से बनाए रखने के लिए उसकी पहचान की जरूरत थी। जी, पिछले साल हमने अक्टूबर में उसमें जब पहला कदम उठाया तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर, आपने नाम सुना होगा, एक जियोग्राफिकल इंडिकेटर। जी, माने कि भौगोलिक संकेतक, वो एक इस बात की पहचान होती है कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी चीज किस जगह से वो संबद्ध है। जी, हमारे यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है सामान्य रूप से उसकी कीमत जो दूसरे हैंडीक्राफ्ट से ज़्यादा होती है, लेकिन जब बाजार में खरीदने जाते हैं लोग तो उनको पहचान का पता नहीं होता कि ये बीकानेर हैंडीक्राफ्ट है या सामान्य हैंडीक्राफ्ट है। तो जो खरीदार होता है वो निगोशिएट करता है और हमारे जो बहनों के द्वारा जो बनाया हुआ हैंडीक्राफ्ट होता है उसको भी वो उसी तरह से मूल्य में आंकता है जिस तरह से सामान्य हैंडीक्राफ्ट को आंकता है। या यूँ मानिए कि एक मेरी बहन ने हैंडीक्राफ्ट बनाया जिसकी लागत 200 रुपये आई और 25% मार्जिन को मानते हुए ये माना जाता है कि 250 रुपये में वो बाजार में उसको बेच देगी। लेकिन उसी तरह का अगर दूसरा हैंडीक्राफ्ट देखेंगे तो वो 150 रुपये में बाजार में मिल जाता है।
तो जो खरीदार होता है उसकी नज़र तो वही रहती है कि ये 250 रुपये का है, 150 रुपये का है, तो वो सस्ते को खरीदता है और हमारी बहन के प्रोडक्ट वहीं पर रखे रह जाते हैं और सस्ते प्रोडक्ट जल्दी बिक जाते हैं। जिसको देखते हुए भारत सरकार ने जियोग्राफिकल इंडिकेटर का काम नाबार्ड को सुपुर्द किया। अच्छा। और हमने यहाँ के 2 प्रोडक्ट को चुना, बीकानेर की उस्ता कला को और बीकानेरी हैंडीक्राफ्ट को। अच्छा। दोनों को जीआई टेम्परेरी नंबर रजिस्टर्ड हो गया और मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के पहले हफ्ते में फाइनल हियरिंग के बाद जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिल जाएगा। किस प्रकार कार्य करेगा सर ये? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बहुत मतलब मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपको मैं बता पाऊँ, आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँच पाए। आप और हम सामान्य रूप से सब लोग मोबाइल यूजर्स हैं। बिल्कुल। हम सभी लोग जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो सामान्य रूप से किसी कंपनी विशेष का नाम बताते हैं दुकानदार को कि हमें ये खरीदना है। लेकिन अगर दुकान वाला आपको ये कहे कि ये जो फ़ोन है जिस कंपनी का आपने नाम लिया है ये है 8,000 रुपये का, और एक लोकल ब्रांड या मैं एक ऐसे ही चलता फिरता ब्रांड आपको 5,000 में दे दूंगा, तो स्थानीय ग्राहक हमारा सबसे पहले कहता नहीं, कम पैसे नहीं दूंगा, जिस ब्रांड का मैंने आपको नाम लिया है वही दूंगा। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण होता है उस ब्रांड नाम के पीछे छुपा हुआ विश्वास। जी बिल्कुल। विश्वास का मतलब है हर चीज़ को खरीदना बहुत आसान है, लेकिन आफ्टर सेल जो सर्विसेज है वो आपको कौन देगा? वो सिर्फ आपको ब्रांड नेम या रेपुटेड कंपनी या ऐसी चीज़ जो कि रजिस्टर्ड है, जिसकी पहचान है। जी। ठीक ऐसे ही जब हमारे प्रोडक्ट पे, हमारी बहनों के बनाए हुए प्रोडक्ट पे जीआई रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा तो वो इस बात की पहचान होगी कि ये बीकानेरी हैंडीक्राफ्ट ही है और ये बीकानेरी हैंडीक्राफ्ट है, इसीलिए ओरिजिनल है। सामान्य रूप से अवधारणा के रूप में अगर आप मानते हो तो हमारे यहाँ पर जो बीकानेरी भुजिया है जी, बीकानेरी भुजिया का जो जीआई है, हर प्रोडक्ट की जीआई बीकानेरी भुजिया के ऊपर लिखा होता है। वो इस बात की पहचान है कि ये बीकानेरी भुजिया ही है और ख़रीदार उसके पैसे सही देने को तैयार है, ना कि कोई दूसरे जगह से खरीदा हुआ। जी। ये प्रोटेक्शन है उन बहनों के लिए जो बहनें मेहनत से चीज़ बनाती हैं और उसको बाज़ार में जब बेचने जाती हैं तो अपने उत्पाद के मूल्य से ज़्यादा अपनी मेहनत के साथ उसको प्राप्त करती हैं। बिल्कुल। इसी कड़ी में जीआई हमें लगता है कि बेस्ट से काम करेगा। अब हम इसी के लिए OFPO का प्रोडक्शन करेंगे। अभी ऑफ फर्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने पे हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। भारत सरकार का हैंडीक्राफ्ट विभाग जो है जोधपुर, वो इसमें हमारे साथ बॉन्डिंग करेगा और हम यहाँ पर एक OFPO का निर्माण करेंगे। अच्छा। जिसमें 300 से लेकर 3,000 बहनें अपने प्रोडक्ट यहाँ बनाएंगी और हम उनको मार्केट आउटलेट के माध्यम से दूसरे जगहों पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। हाँ। सर आपने भी उस्ता कला का भी नाम दिया था कि हाँ। इसमें हम उस्ता, क्योंकि उस्ता कला अपने आप में बीकानेर का नाम आते ही जब हम यहाँ तो बीकानेरी भुजिया, नमकीन ऐसी बात करेंगे तो उस्ता कला भी एक ऐसी चीज़ है जो दिमाग में आती है कि उस्ता कला है। तो उस्ता कला पे जोग्राफिकल जो आपने इंडिकेटर बताया, क्योंकि होती ही ये तो बीकानेर में है, मेरे ख्याल से तो बीकानेर के अलावा नहीं होती, तो इसको जोग्राफिकल इंडिकेटर देने के पीछे क्या मायने रहे होंगे? वास्तव में क्या हुआ कि हमारे सीजन मतलब हमारे कुछ वरिष्ठ अधिकारी जब बाहर गए थे किसी कार्य से, तो उन्होंने इस बात को इवैल्यूएट किया बहुत गहराई से कि जो चीज़ें हैं जिस स्थान विशेष से बनी हुई है, लोग जो हैं दूसरे लोग या यूँ समझिए ऐसे लोग जो उसके नाम का दुरुपयोग कर करके और उसका लाभ, असली लाभ लोगों तक पहुँचने के बजाय वो उसका लाभ ले रहे थे। मैं इसमें किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ऐसे किसी चीज़ में की आवश्यकता नहीं। सामान्य रूप से जैसे आपने उस्ता कला बोला, इसको कई तरह के नामों से बाजार में बेचा जा रहा था। जैसे सुनहरी कलम है, या वो क्या कहते हैं सोने की क्या रहती है वो क्या नक्काशी, ऐसा करके, और कुछ ऊँट पे कुछ करने का काम, ऐसे करके 3-4 इन्होंने कैटेगरीज दे रखी थी और हर एक को इन्होंने नाम दिया था उस्ता कला। अच्छा। सामान्य रूप से जो आप और मेरी तरह होता है आदमी, उसको तो इस उस्ता कला की गहराई मालूम नहीं होती है। वो तो ये सोचता है कि भाई जो भी कला उनके सामने प्रदर्शित की गई है ये सिर्फ उस्ता कला ही है जी। तो जो सामने वाला जो मूल्य वो मांगता था वो देने को तैयार हो जाते थे जी। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इसको जब जीआई होगा और जब उस्ता कला वास्तव में यहाँ से बनकर जाएगी तो जीआई इंडिकेटर जब उस पर आइडेंटिफाई होगा तो खरीदार इस बात को तय कर सकता है कि ये कला ही वास्तव में यहाँ की है। और हमने और आदरणीय कलेक्टर साहब ने और इनसे पहले जो DIC में हमारे यहाँ पर थे प्रतिनिधि, उन सबकी सोच यही कहती थी कि इस कला को सही मूल्य नहीं मिल रहा है जी। और सही मूल्य दिलाने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेटर की सख्त आवश्यकता थी जी। और क्योंकि पूरे देश में नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो जीआई के लिए पूरी तरह से प्रयत्नरत है और इस पर होने वाले सारे खर्चे को हम आर्टिजन को 1 रुपया भी खर्च नहीं करने देते हैं। जीआई रजिस्ट्रेशन के बाद 10 साल के लिए उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हम दे देंगे और उससे वो 10 साल तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद अगर वो चाहें तो अगले 10 साल के लिए इसको री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और बहुत नॉमिनल 200-300 रुपये में री रजिस्ट्रेशन हो जाता है। री रजिस्ट्रेशन हाँ, लेकिन जो प्राइमरीली जीआई होता है उसका एक प्रोसेस है। मैं इस पर थोड़े से 2 वर्ड बोलूँगा सिंपल इतना
आर्टिजन्स को तो पता ही नहीं होता कि जीआई के लिए एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है, अनेक्जर 1, 2, 3 कैसे बनना है, दिल्ली कैसे भेजना है, उसके बाद चेन्नई कोर्ट में इसके लिए जो है कैसे इसको डॉक्यूमेंट करके, कैसे इसके बैकग्राउंड को बना करके भेजना होता है। क्योंकि उत्साह कला या यूँ समझिए कि हमारे बीकानेर के लोग बहुत भोले हैं, तो उनको इसके आइडिया नहीं था कि, तो हम लोगों ने सारे इसके फैसिलिटेटर के रूप में, एप्लीकेंट के रूप में इस सारे कार्यों को किया। और उसके बाद 6 महीने का जो जीआई कोर्ट चेन्नई में, वो 6 महीने का टाइम लेती है कि ऐसा तो नहीं है जो हमने एप्लीकेशन दी है वो वास्तव में इस अकेले बीकानेर के अलावा किसी और जगह से भी संबद्ध है जी। तो कोर्ट उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करती है, पोर्टल पे अवेलेबल है। अगर कोई भी चाहे तो उस 6 महीने के अंदर उसको प्रोटेस्ट दर्ज कर सकता है। नहीं होता है तो हम 6 महीने में गवर्नमेंट ये मानती है कि ये वास्तव में इसी स्थान की है और ये जीआई फाइनल हो जाता है। तो ये एक तरह से पेटेंट की तरह से ही मान सकते हैं कि ये पेटेंट की तरह से हो गया कि ये बीकानेर का स्पेशल जो है या बीकानेरी ब्रांड जो है वो है। तो सर जो महिलाएं कर रही हैं, इसके अलावा जो किसान हैं, बेसिकली जो कृषक लोग हैं, उनके लिए नाबार्ड बहुत कार्य करता है। तो सर बीकानेर की जो मतलब कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे ग्राउंड नट बहुत ज़्यादा होता है, आपसे बात हुई मेरी, ग्वार जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो इन फसलों को ध्यान में रखकर कुछ स्पेशल कार्य किए जाते हैं नाबार्ड के द्वारा? हाँ बिल्कुल, आपने सटीक बात कही। वास्तव में तो हमारे किसान की, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे पूरे देश का हो, किसान की सबसे बड़ी मुश्किल होती है जिस दिन फसल उसकी कटती है जी, उस दिन पूरी रात वो सोता नहीं है कभी भी। क्योंकि फसल जैसे ही कट के खेत में पड़ी होती है तो वो सोचता है अगर रात को आज बरसात आ गई, आंधी आ गई, या अगर ठंड का मौसम था, पाला गिर गया, तो उसकी सारी मेहनत तो शून्य हो जाएगी। इसी कड़ी में भारत सरकार और राज्य सरकार ने 2 अलग अलग पॉलिसीज जारी की। राज्य सरकार ने प्रोसेसिंग पॉलिसी 2019 जारी की और भारत सरकार ने ISAM इंटीग्रेटेड सब स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इस दोनों योजनाओं में सामान्य रूप से किसान अगर पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब है फसल कटने से लेकर बाजार तक पहुंचने तक, अगर वो किसी भी सुविधा के अंतर्गत कार्य करना चाहे, बैंक लोन के माध्यम से लिए गए कुल लोन का एक निश्चित अनुपात उसको कैपिटल सब्सिडी के रूप में दिया जाए। और क्योंकि किसान पर सबसे बड़ा भार होता है ब्याज का, ब्याज का भार उस पर ना पड़े, इसलिए भारत सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत लिए गए लोन पर 3% ब्याज में अनुदान मिलता है। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिससे किसान अपनी जो फसल है, अगर अपने यहाँ गोदाम बना लेता है तो फसल काट के गोदाम में रखकर चैन से सो सकता है और सही मूल्य बाजार में आने पर बेच सकता है। क्योंकि सामान्य धारणा क्या रहती है, जैसे ही फसल कटती है, फसल कटने के बाद मंडी में पहुंचती है, आवक ज़्यादा होने से मंडी में भाव ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और किसान को उसकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। सबसे पहली सरकार की, दोनों सरकारों की धारणा है कि ऐसी गतिविधि की जाए जिससे किसान को फसल को बेचने में जल्दी ना करनी पड़े, सही मूल्य आने तक थोड़ा इंतजार कर ले और आराम से वो बेच दे। कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट सबवेंशन दोनों ऐसी चीज़ें जिससे किसान को संबल मिलता है जी। ये सबसे बड़ा माध्यम है। इसके अलावा कुछ किसान जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं, अगर वो चाहें कि हम 2, 4, 5 या 10 किसान एक साथ मिल करके समूह बना करके बड़ा काम कर लें, क्योंकि आप खुद जानते होंगे किसान जो है व्यापारिक गतिविधि करने के लिए कंपनी तो बना नहीं सकता है जी, प्रोप्राइटरशिप भी नहीं कर सकता है, पार्टनरशिप भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना वेल एजुकेटेड नहीं होता है। या मैं समझूं कि वेल एजुकेटेड वर्ड तो किसान के लिए उतना सभ्य नहीं है, मतलब उतना चतुर नहीं होता, दर भी उतनी नहीं होती और उतना पेपर वर्क भी शायद वो नहीं करता। मुझे लगता है कि आपकी बात सटीक है, लेकिन उन्हें चतुर नहीं होता वो जी। तो वो उसके चलते हुए क्या होता है, भारत सरकार ने एक स्कीम जारी की है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। कोई भी 4 से लेकर 10 किसान एक साथ बैंक में अपना वो कर लें कि हम जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है, एक्स उसका नाम रख लें, और वो लोग किसी भी तरह का बड़ा लोन ले सकते हैं। और बैंक इसलिए भी लोन इस स्कीम में आसानी से देता है, अगर मैं किसी एक आदमी को 10 लाख रुपए दूं और मैं 10 लोगों को 10 लाख रुपए दूं, तो इसमें फ़ायदा बैंक का ये होता है कि एक आदमी हो सकता है किसी कारणवश चुकाने में नाकाम हो जाए, लेकिन जो अगर 10 लोग हैं तो ये इनका सामूहिक है, उनकी लायबिलिटी हो जाएगी। और पीयर प्रेशर, सामाजिक प्रेशर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। अगर किसी एक के मन में नकारात्मक सोच भी आ जाए जमा कराने की, तो बाकी 9 लोग उसका भरण करके बैंक के पैसे को समय से चुका देंगे। उनको मिलने वाला कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट सबवेंशन दोनों रिजर्व रहेंगे जी। तो इस तरह की गतिविधियां हम बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। इस साल का जो, अगर आपने सुना हो तो, सरकार भी चाहती है कि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएँ, किसानों को संगठित किया जाए। ये तो छोटा रूप है, इसका एक बड़ा रूप है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। भारत सरकार ने फरवरी 2020 में CSS सेंट्रल सेक्शन स्कीम के अंतर्गत
फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का संकल्प लिया है। हमारे बीकानेर में भी हर ब्लॉक में, यानी कि 9 ब्लॉक में 9 FPO आज की तारीख में काम कर रहे हैं। उनमें से एक FPO तो ऐसा है जो 2019 में हमारे साथ काम कर रहा था, जिसका इस साल का टर्नओवर देखेंगे तो लगभग 10 करोड़ का है। और 3000 किसान समूह एक साथ मिलकर काम करते हैं और उस कार्य को करने में इतने दक्ष हो गए हैं कि सही समय मूल्य का वेट करते हैं और सही समय मूल्य आने पर ही वो बाजार में अपनी फसल उत्पाद बेचने का कार्य करते हैं। जी। तो सर, जो ये नाबार्ड है, आपने बताया किसानों के लिए काम कर रहा है, महिलाओं के लिए कार्य कर रहा है, तो सर क्या जो युवा आजकल का गांव में है, क्या उसको भी जोड़ने के लिए नाबार्ड द्वारा कोई और कार्य किए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये भी एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो युवा है आज, क्योंकि हमारा देश हाईएस्ट युवाओं की श्रेणी में आता है जी। तो युवा अगर ग्रेजुएट हो जाता है तो आज युवा की सबसे पहले अप्रोच होती है कि जैसे ही वो ग्रेजुएट हो और उसको कोई ना कोई रोजगार तुरंत मिल जाए और वो अपनी अर्निंग शुरू कर दे। बिल्कुल। इसी अवधारणा को ध्यान रखते हुए स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत नैब स्किल हमारा एक प्रोडक्ट है नाबार्ड का। नैब स्किल उसके अंतर्गत हम युवाओं को अनेक माध्यमों से ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं और ट्रेनिंग के बाद हैंड होल्ड सपोर्ट भी उनको प्रोवाइड करते हैं। हैंड होल्ड का मतलब है कि वो जो काम करना चाह रहा है उसके लिए उसको नैतिक रूप से समर्थ बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग से आप स्किल जो है डेवलप कर सकते हो लेकिन अर्निंग सोर्स डेवलप नहीं कर सकते हो जी। तो हम उसको वो रास्ते दिखाते हैं जिससे उसका अर्निंग सोर्स भी डेवलप हो। 1 महीने 2 महीने 3 महीने की उसने नैब स्किल के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ले ली। उसके बाद हम उसको गवर्नमेंट की इस योजना में जिसमें वो भागीदार बन सकता है उसके लिए हैंड होल्ड और साथ ही साथ उसको बैंक तक पहुंचाने का काम करते हैं जी। बहुत सारी स्कीम्स राज्य सरकार और भारत सरकार की चलती हैं जिसमें कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। CGTMA एक कवर होता है जिसका प्रीमियम भी भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर देते हैं। अगर कोई युवा या कोई उद्यमी ऐसा व्यापार अपना करना शुरू चाहे तो 2 करोड़ तक के लोन पर अगर वो चाहे तो CGTMA के अंतर्गत अपना लोन वो ले लेगा और सरकार उसकी गारंटी लेती है, उसकी लोन रिपेमेंट के लिए CGTMA के अंतर्गत कवर देती है जी। लेकिन हमारा और आपका लक्ष्य सिर्फ इतना ही है, विलफुल डिफॉल्टर वो नहीं होना चाहिए। अगर वो विलफुल डिफॉल्टर है तो हम उसकी मदद नहीं करते, लेकिन अगर वो वास्तव में काम करने में इंटरेस्टेड है, मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया और स्वरोजगार स्कीम, PMEGP, राज्य सरकार की जो है मुख्यमंत्री लघु उद्यम, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिनके माध्यम से हम प्रत्यक्ष रूप से किसान को और किसान के बेटे को, जो युवा बेटा है जी, किसान को तैयार करते हैं उद्यमिता के लिए और उसके बेटे को तैयार करते हैं नवयुवक कौशल के रूप में। क्योंकि आज के टाइम में आप ये मान के चलिए युवा को सबसे ज़रूरी है नौकर की बजाय मालिक बनाना जी। हमारा ये डेवलपमेंट सबसे पहला मोटो है कि हम उसे मालिक बनने पर तैयार करने के लिए उसके माइंड को सेट करते हैं जी। एक सर मैं आपसे बात पूछना चाहूँगी, मैंने अभी हाल ही में कुछ समय पहले जेल अधीक्षक श्री अनंतेश्वरन जी से बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि नाबार्ड के सहयोग से वहाँ पर भी आप लोगों द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग है, ITI वगैरह है, तो उस तरह के कार्य सर ये भी क्या कर रही है, उस पर थोड़ा सा हमको बताइए विस्तार से। एक्चुअली हमारा एक ऑफ फर्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है नाबार्ड का जी, और उनका लक्ष्य कुछ इस तरह से था कि जो वास्तव में जाने अनजाने में भूल हो जाती है इंसान से, क्योंकि मानवीय भूल कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं, लेकिन ऐसी भूलें जो उनको जेल तक लेकर जाती हैं और जेल में जाने के बाद उनको एहसास होता है कि ये हमारी वो भूल थी जिससे हमारा जीवन अब क्षीण हो गया है जी। वो नकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं। उस नकारात्मक को कम करने के लिए आदरणीय जेल अधीक्षक सर के साथ हमारी मीटिंग हुई और इनके DIG सर ने और हमारे CGM सर ने एक बैठक में ये तय किया कि जितने भी सेंट्रल जेल हैं, यानी कि जितने भी जिलों में ऐसे जेल हैं जहाँ पर कि लोग आगे बढ़ कर के काम करना चाहते हैं जी, जो ये चाहते हैं कि जब हम जेल से बाहर छूट के जाएं तो हम बाजार में कुछ कमा करके खा सकें, एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन में कुछ ना कुछ अपने हाथ से कर लें, क्योंकि अपने हाथ में अगर कौशल है तो कोई भी आपको काम दे सकता है जी। सामान्य रूप से, क्योंकि हमारे इस भारत में सबसे मतलब एक विकराल या सबसे खराब स्थिति यह है कि जिसके माथे पर लिख दिया जाता है कि ये जेल से लौटा है तो उसको सामान्य जीवन इतने आसानी से नहीं मिलता। बिल्कुल। ये वो कदम था जिसके माध्यम से हमने प्लान किया कि अगर ये कुछ भी ना करें तो अपने हाथ से थोड़ा बहुत काम करके खुद का और अपनी जो जीवन संगनी है उसका, परिवार का पालन पोषण कर सकें। इसके लिए हमने जो आपने बताया वो चुना। मोबाइल रिपेयरिंग ऐसी चीज़ है कि कोई जब आदमी मोबाइल ख़राब होता है तो दुकान वाले से ये नहीं पूछता है कि भाई साहब आप कौन हो, सबसे पहले हम कहते हैं भैया हमारा मोबाइल रिपेयर कर दो। बिल्कुल ठीक ऐसे ही हमारे घर में विवाह समारोह या आयोजन प्रयोजन कोई भी होता है, हम सबसे पहले क्या कहते हैं
कि हमें तो एक अच्छा कार्ड छपवाना है। हम ये नहीं कहते हैं कि किस आदमी से छपवाना है, क्या छपवाना है, ये नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं हमें एक अच्छे क्वालिटी का कार्ड छपवाना है। और दुकान वाले से कभी हम नहीं पूछते हैं कि आपके पास कौन कम्युनिटी है, कौन कास्ट है, लंबा है, काला है, गोरा है, कभी नहीं कहते हैं। ये सब चीज़ें हमने चुनी और इसी के माध्यम से वहाँ पर 40 बहनों को और 40 पुरुषों को हमने आइडेंटिफाई किया, जिसमें हमारे आदरणीय जेल अध्यक्ष महोदय ने बहुत मेहनत की। इवन एक दिन तो रात को लेट तक भी हमारे साथ वो रुके जब हम उनकी स्किल को पूरी तरह से डेवलप करने में लगे हुए थे जी। और उसी दरमियान एक बार उनको कोरोना के भी वो हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एक भी दिन ट्रेनिंग कम मत कीजिएगा, आप पूरे 40 दिन इनको बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग दीजिएगा। हमारा सौभाग्य है उसमें से कुछ बहनें हनुमानगढ़ में गई, कुछ और जगह पर गई। अध्यक्ष सर ने बताया और कुछ और लोगों ने बताया कि उनमें से वो कुछ अपने हाथ से अर्न करके कमा के खा रही हैं। मन को बड़ी संतुष्टि मिलती है ऐसा सुन के। संतुष्टिप्रद है, बिल्कुल ये संतुष्टिप्रद है। सर, नाबार्ड से जुड़ने, क्योंकि युवा जो है वो नाबार्ड के विषय में जो मैं जुड़ने की बात कर रही हूँ, जैसे उसमें जॉब्स मिलना है या उससे रोजगार नाबार्ड से जुड़कर कैसे लिया जा सकता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। वास्तव में तो देखो, नाबार्ड से जुड़ने के लिए इनफॉर्मल सोर्स तो ये है कि वो किसी भी योजना के लिए हमसे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि नाबार्ड में नौकरी करें जी, तो उसके लिए हर साल वैकेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश पर हमारे प्रधान कार्यालय के माध्यम से प्रकाशित होती है हर अखबार में, जो बॉम्बे में है शायद, जो बॉम्बे में हमारा जो हेड ऑफिस है वहाँ से होती है। सभी लीडिंग न्यूज़पेपर्स में उसकी विज्ञप्ति आती है। उसका प्री एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है। अच्छा। उसके बाद ये चयन होता है। और अभी रिसेंटली मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था। वहाँ मुझे पता चला कि स्टेट बैंक में जो प्रोविजनल ऑफिसर लगे थे उनमें से 6 लोग अभी छोड़ करके नाबार्ड जो 2022 बैच में ज्वाइन किया है लोगों ने। अच्छा, उन्होंने वो छोड़कर नाबार्ड को ज्वाइन किया। तो ये मुझे एकदम से बड़ा खुशी हुई इस बात की कि हमारी संस्था के प्रति लोगों का समर्पण अभी भी उतना ही है जितना कि 1982 में भी था। सर, आपने कब नाबार्ड ज्वाइन किया? मैंने 1997 में ज्वाइन किया। आप यहाँ पर, आप बीकानेर के रहने वाले तो नहीं हैं, नहीं। तो कहाँ से हैं सर? आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे। मैं ओरिजिनली तो जयपुर का रहने वाला हूँ और अगर पैतृक गांव बात करेंगे तो अलवर जिले में एक गांव है बसवा। अच्छा। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। फादर और 2 भाई हैं मेरे जी। हम लोग परिवार के साथ जयपुर ही रह रहे थे। 97 में नाबार्ड में वैकेंसी निकली, 96 में, और हम लोगों ने इसको एग्जाम को फाइट कर। क्या सोच के जब नाबार्ड जब ज्वाइन किया तब उस समय क्या सोच थी, क्या जानते थे आप नाबार्ड के विषय में? मैं अगर प्रैक्टिकली बात करूं, मतलब सच वाली बात जी, तो जिस दौर में हम थे उस दौर में सिंपल ही इतना था कि अगर आपकी नौकरी सरकारी लग जाए जी, तो उससे बेस्ट तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है जी, क्योंकि उस समय में क्या था कि सच्चाई ये थी, प्राइवेट कंपनियां बहुत थी देश में, लेकिन उस समय जो प्राइवेट कंपनी में सैलरी इतनी कम हुआ करती थी और वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, क्योंकि शायद हो सकता है उस समय हमारे देश में प्राइवेट कंपनियों को जो मतलब बिजनेस चाहिए था वो देश से बहुत ज़्यादा बिजनेस उनको मिल रहा था जी। ये मैं इनफॉर्मली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई कि कहीं से कोई डाटा मेरे पास है। मैंने भी कुछ लोगों को देखा जो मेरे साथ के लोग थे, वो लोग सुबह 9 सवा 9 निकला करते थे। कई बार हम शाम को उनको कहते थे यार आज साथ में खाना खाते हैं, क्योंकि हम लोग साथ ही पड़े हुए थे। तो वो कहते थे नहीं यार आज तो 8:30 बज जाएंगे, कभी 9 बज जाएंगे। तो ऐसा लगता था कि प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है और हम लोग तो डरे हुए रहते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि यार सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक काम करेंगे। तो किस्मत बहुत अच्छी थी कि नाबार्ड में नौकरी लग गई, तो इसीलिए जी, है ना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। अभी आपने बात की नाबार्ड में बीकानेर के जनरल मैनेजर श्री रमेश जी तांबिया से। सर ने हमें बताया कि नाबार्ड किस प्रकार महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और युवाओं के लिए कार्य कर रहा है। चूँकि हमारा ये मानना है कि गांव जो है वो हमारी धुरी हैं, जब तक गांव पूरी तरह विकसित नहीं होंगे देश को विकसित करना संभव नहीं है। और शायद यही बात हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर युवाओं के लिए बहुत सारी स्टार्टअप योजनाएं और बहुत सारी महिलाओं के लिए कार्य शुरू किए जाते रहे हैं। सर ने हमें ये भी बताया कि नाबार्ड से जुड़कर आप किस प्रकार से अपनी गवर्नमेंट नौकरी कर सकते हैं, किस प्रकार उससे जुड़कर एक अन्य कार्य कर सकते हैं। तो नाबार्ड के माध्यम से समाज के लिए एक विशेष प्रकार का कार्य किस प्रकार हो रहा है। धन्यवाद।